हे वियर्स माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको डिप्लोमा के एमडी डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, जिसके लिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की कंप्लीट यूनिट्स हम सारी अपलोड कर चुके हैं, जिसके एडिशनली मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 के यूनिट नंबर 3 की। इसकी बाकी की यूनिट्स जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2 और 4 एंड 5 से रिलेटेड कंटेंट चैनल पे मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 3, पेपर नंबर 3 की जो पेंडिंग थी। ये वाली वीडियो के बाद हमारा पेपर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, जिससे बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, कोई भी एडवांस्ड वर्ड्स का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आई होप ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहें। मेन टॉपिक्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद सेरिब्रल पाल्सी। तो 3.1 में हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट्स विद सेरिब्रल पाल्सी। स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसका बेसिक है, ये पहले की वीडियोस में अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वही सेम चीज़ बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बैठता है, इसलिए हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस से, जो एक नया टॉपिक है कह लो आप, और ये समझने की ज़रूरत है मेन। तो डायग्नोसिंग सेरिब्रल पाल्सी एट एन अर्ली एज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। तो किसी भी एक बच्चे का डायग्नोसिस करना एट द अर्ली एज, यानी कि जब वो बच्चा छोटा है उसी एज में उसका डायग्नोस हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है उस बच्चे के वेलबींग के लिए और टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑल्सो, ताकि उसको जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा बड़ी ना हो और उसकी फैमिलीज को और ज़्यादा दिक्कतें फेस ना करनी पड़े उसकी डिसेबिलिटी के साथ कोप अप करने में। डायग्नोसिंग सीपी कैन टेक सेवरल स्टेप्स। जो सीपी को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जो होते हैं 3 लेवल पे डिवाइड: डेवलपिंग मॉनिटरिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवेल्युएशन। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पहले अगर डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग में बच्चे को एनालाइज किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि उसको इससे नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग पे लाने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर इस वाले स्टेप पे डिसाइड किया जाता है कि उसको इससे नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवेल्युएशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब हम एक एक करके तीनों टॉपिक को समझते हैं कि तीनों टॉपिक में हम क्या एनालाइज या फिर क्या डायग्नोस करते हैं। तो डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग ऑल्सो कॉल्ड सर्विलेंस मीन्स ट्रैकिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। इसमें हमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेज़र करना होता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है। टाइम इस स्पीड से बढ़ रहा है तो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी स्पीड से हो रही है या फिर ग्रोथ डेवलपमेंट पीछे रह जा रही है। ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। एट ईच वेल चाइल्ड ऑफिस विजिट द डॉक्टर मॉनिटर्स द चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे ही कोई चाइल्ड डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट करता है, डॉक्टर उसका डेवलपमेंटल पेज चेक करता है। द डॉक्टर डज दिस बाय आस्किंग पेरेंट्स। वो पेरेंट्स से पूछता है कि उनको अपने बच्चे को लेके कोई कंसर्न तो नहीं है, उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनका बच्चा इस एज तक ये वाली चीज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपने बच्चे को लेकर किस किस पर्सपेक्टिव में कॉन्शियस हैं अबाउट देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। टेकिंग और अपडेटिंग द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड वॉचिंग द चाइल्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टू सी ही शी मूव्स। अब डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेता है पेरेंट्स की कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री कैसी रही है, एंड देन उसका एग्जाम कंडक्ट करता है और उस टाइम पे खुद ऑब्जर्व करता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, बट स्पेशली दोज हु आर एट अ हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू प्री टर्म बर्थ और लो बर्थ वेट। जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका पूरा डेवलपमेंट मॉनिटर करे, बट स्पेशली उन बच्चों पे डॉक्टर्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है जिनको हाई रिस्क होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के होने के ड्यू टू। अब वो उनको हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि उनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ है या फिर उनका बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट है। तो इसके साथ अब हम आगे चलते हैं।
इफ एनी कंसर्न अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट आर रेज्ड, अभी बच्चे को डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है। पहला स्टेप क्या है कि डॉक्टर ने बच्चे को मॉनिटर किया कि उसको क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत होने के चांसेस हैं, किस लेवल तक है उसको कोई प्रॉब्लम, या फिर पेरेंट्स उस बच्चे को लेके किस वाले पार्ट को कंसर्न है, ये सब देख लिया उसने। तो इफ एनी कंसर्न ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट आर रेज्ड, अगर कोई कंसर्न की बात है कि हाँ बच्चे में ये दिक्कत हो सकती है या फिर बच्चा इन फ्यूचर ये दिक्कत फेस कर सकता है ड्यूरिंग मॉनिटरिंग के टाइम पे, देन अ डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेवलपिंग मॉनिटरिंग था, इसमें हमने बच्चे को मॉनिटर किया। अब हमें लगा कि हाँ बच्चे में कंसर्न का टॉपिक है, कंसर्न की बात है, तो फिर अब हमने उसे नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड किया विच इज़ डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। अब मॉनिटरिंग के बाद हमें उसकी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की बात कर लेते हैं अब हम। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग अ शॉर्ट टेस्ट इज गिवन टू सी इफ अ चाइल्ड हैज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिलेज। एक शॉर्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बच्चे का, जो एनालाइज करता है कि बच्चे को किस हद तक और कौन सी डेवलपमेंटल डिलेज हैं, सच एज मोटर और मूवमेंट डिलेज। क्या वो उसके फिजिकल ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से रिलेटेड है, मोटर से रिलेटेड है, कॉग्निशन लेवल से रिलेटेड है। सम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज और क्वेश्चनरीज। कुछ डेवलपमेंटल टेस्ट इंटरव्यूज के थ्रू होते हैं कि 1-to-1 डॉक्टर और डॉक्टर बच्चे से बात करता है, क्वेश्चंस पूछता है, कंप्लीटेड बाय पेरेंट्स। अदर्स आर टेस्ट दैट द डॉक्टर गिव्स टू द चाइल्ड। और दूसरा मेथड होता है कि एक टेस्ट क्वेश्चनीज का बनाया हुआ होता है, वो बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक रिकमेंडेड दैट ऑल चिल्ड्रन आर स्क्रीन्ड फॉर डेवलपमेंटल डिलेज ड्यूरिंग रेगुलर वेल चाइल्ड ऑफिस विजिट्स एट। जो हमारी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ये रिकमेंड करती है कि हमें बच्चे की स्क्रीनिंग हर टाइम पीरियड में करती रहनी चाहिए। और वो टाइम पीरियड उन्होंने 3 फेज में डिवाइड किया है, 9 months, 18 months and 24 to 30 months. When a child in 9 months of age, जब बच्चा 9 महीने का हो, many issues involving movement can be seen easily. काफ़ी सारे इश्यूज हम देख सकते हैं बच्चे के इवॉल्व होने पे, जैसे कि बच्चा ऐसे पलटने की कोशिश करता है, हल्का सा उठने की कोशिश करता है। तो इस टाइम पे अगर कोई इशू है तो उसे अच्छे से इजीली ग्रैब किया जा सकता है। However, mild movement delays that were not found at the 9 months screening might be easier to see when the child is in 18 months of age. यहीं पे अगर हम माइल्ड मूवमेंट्स की बात कर ले जो 9 months में पहचान में नहीं आती, अब बच्चा छोटा सा है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चल बच्चा थोड़ा डिले सीख रहा है, धीरे धीरे सीख लेगा, कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुछ माइल्ड इश्यूज होते हैं जो उस टाइम पे पहचान में नहीं आते, तो उन इश्यूज़ को हम सेकेंड एज यानी कि 18 months के टाइम पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो बाय द टाइम द चाइल्ड इज 30 months ऑफ एज, जब बच्चा 30 महीने का हो जाता है, मोस्ट मूवमेंट डिलेज कैन बी फाउंड। उस टाइम पे उसकी सारी दिक्कतें या फिर सारे कंसर्न के पर्सपेक्टिव्स पहचान लिए जाते हैं। और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल्सो can be given whenever the child parents or doctor or other involvement in the care of the child have concern about the child's development. जो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो 9 months, 18 months या 13 months में ही किया जाए। ये 3 फेज दिए गए हैं कि इस फेज में किया जा सकता है, मगर अगर उसके पेरेंट्स को या फिर कोई केयर गिवर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें कंसर्न की दिक्कत या फिर कंसर्न की बात लग रही है बच्चे के किसी भी एज में, चाहे बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे उसके टीचर ने ऑब्जर्व कर लिया है, फिर उसने उसके पेरेंट्स से कंसर्न किया है, एंड एट दैट पॉइंट पेरेंट्स चाहते कि हमारे बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो उस टाइम पे भी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। If the results of the screening test are cause for concern, then the doctor will refer to। अब 2 स्टेप हो गए हमारे, डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग हो गया। मॉनिटरिंग में कंसर्न वाली बात थी तो हमने उसे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की तरफ भेजा। अब डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में भी कंसर्न की बात है तो अब हम उसको आगे भेजेंगे, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवेल्युएशन या फिर अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज के लिए। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं डेवलपमेंटल एंड मेडिकल
इवेल्युएशन की। समझ आ रही है ना चीज़ें कि पहले डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग की, फिर हमें दिखा कि हाँ बच्चे में कंसर्न की बात है, फिर हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग पे आए, फिर हमने देखा कि बच्चे में कंसर्न है, हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, फिर अब हम उसे शिफ्ट करते हैं डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवेल्युएशन की तरफ। अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कोई भी कंसर्न की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको फर्दर टेस्टिंग की, तो हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग पे रुक सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं तो डेवलपमेंटल एंड मेडिकल इवेल्युएशंस, इसमें क्या होता है? द गोल ऑफ डेवलपमेंटल इवेल्युएशन इज टू डायग्नोस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ चाइल्ड। डेवलपमेंटल इवेल्युएशन का मेन गोल होता है उस डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना जो बच्चे को अफेक्ट कर रही है। टू इवेल्युएट मूवमेंट और मोटर डिलेज, इसमें इवेल्युएट किया जाता है मूवमेंट और मोटर डिलेज को। द डॉक्टर विल लुक क्लोजली एट द चाइल्ड्स मोटर स्किल्स, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस, पोस्चर एंड टेक केयर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स। इसमें जो डॉक्टर है ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है किन किन चीज़ों को? चाइल्ड्स मोटर स्किल्स को, मसल टोन को, रिफ्लेक्सेस को, पोस्चर को, और मेडिकल हिस्ट्री भी कलेक्ट करता है पेरेंट से। द डॉक्टर विल ट्राई टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स दैट कुड कॉज सिमिलर प्रॉब्लम्स, और डॉक्टर हर पर्सपेक्टिव से देखता है हर वुड बी कंडीशन कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, हर वुड बी कंडीशन को कंसीडर करता है जो उस बच्चे की प्रॉब्लम से रिलेट करती है। तो हम आगे चलते हैं। बिकॉज मैनी चिल्ड्रन विद CP have also developmental conditions such as intellectual disability, seizures or vision, hearing, speech problems, it is important to evaluate the child to find these disorders as well. देखा जाता है कि जो CP का चाइल्ड होता है उसको साथ में कोई और डिसेबिलिटी भी होती है। जैसे आप सब मल्टीपल डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से हो तो हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की कंडीशन लेके हमेशा चलेंगे। तो अगर बच्चा CP है तो क्या पता उसको साथ में ID भी हो, साथ में सीजियर भी हो, क्या पता, या फिर CP प्लस विजन का प्रॉब्लम हो, हियरिंग का प्रॉब्लम हो, स्पीच का प्रॉब्लम हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की बनती है कि वो चाइल्ड के हर छोटी छोटी माइनर चीज़ों को इवेल्युएट करे ताकि वो साथ में इन डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सके कि बच्चा CP है, क्या पता साथ में IDD हो और हम समझ ही ना पा रहे हो ये बात। तो डॉक्टर एनालाइज करता है कि ये बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है अलॉन्ग विथ सेरेब्रल पाल्सी। तो इसी के साथ हमारा 3.1 कंप्लीट होता है, जिसमें मेन हमें डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट विद सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ना था। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अपनी साइड से। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे को वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर सकते हो अपना, नहीं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूँगी। तो अब हम मूव करते हैं 3.2 की तरफ, जिसमें हमें फंक्शनल असेसमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे बिहेवियरल असेसमेंट, देन फंक्शनल असेसमेंट, देन एडेप्टिव असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, इकोलॉजिकल असेसमेंट। ये सारे असेसमेंट्स को हम देखते हुए चलेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं हर असेसमेंट में, किसी एक असेसमेंट में नहीं, इस एज मेंशन सारे असेसमेंट्स में मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं जो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना ताकि अगर क्वेश्चन बने तो इन पॉइंट से रिलेटेड आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सको अकॉर्डिंग टू कि पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहेवियर असेसमेंट से। बिहेवियर असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग। बिहेवियर असेसमेंट क्यों किया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे का टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए उसकी इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग को। ठीक है, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। दीज असेसमेंट्स आर टिपिकली कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल्स। ये असेसमेंट्स प्रोफेशनल द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हो गया, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो गया, या स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स हो गए। हेयर आर सम कॉमन अप्रोचेस एंड टूल्स यूज्ड फॉर बिहेवियर असेसमेंट इन चिल्ड्रन विद CP। अब हम कुछ कॉमन अप्रोचेस और टूल्स की बात कर लेते हैं जो यूज़ किए जाते हैं CP चाइल्ड के बिहेवियर असेसमेंट के लिए। तो वो टूल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। ABC एनालिसिस,
इंसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, क्वेश्चनरीज एंड रेटिंग स्केल्स, सोशल स्किल असेसमेंट्स, एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान BIP। तो ये सारे कुछ अप्रोचेज और टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बिहेवियर असेसमेंट फॉर द चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी। तो इसी के साथ हमारा बिहेवियर असेसमेंट खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे फंक्शनल असेसमेंट पे। तो फंक्शनल असेसमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी आर क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी एबिलिटीज़, चैलेंजेस एंड नीड्स को समझने के लिए इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। दीज असेसमेंट्स आर टिपिकली कंडक्टेड बाय मल्टी टीम। ये असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है मल्टी टीम के द्वारा। अब हमने मल्टी टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हमारे यूनिट नंबर 4 में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देखो, इंटर रिलेटेड ही है सब। तो मल्टी टर्म हमने वहाँ पे भी काफ़ी बार यूज़ की थी, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था, सच एज फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। हियर आर सम कॉमन फंक्शनल असेसमेंट्स यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी। इसमें भी कुछ कॉमन फंक्शनल असेसमेंट्स मेंशन किए गए हैं नीचे, जिससे हम सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, हमने बिहेवियर में क्या पढ़ा था, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर फंक्शनिंग को एनालाइज करते हैं। फंक्शनल असेसमेंट में एबिलिटीज, चैलेंजेस एंड नीड्स इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को एनालाइज करते हैं। तो ध्यान रखना कि कौन से असेसमेंट में किस एस्पेक्ट पे काम किया जाता है। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा वर्ड या फिर बहुत एडवांस वर्ड नहीं है, समझते चलोगे सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। रट्टा लगाने की कोशिश मत करना कि हाँ बिहेवियर है तो एबिलिटीज़ चैलेंजेस नहीं। समझ के चलो कि बिहेवियर है, बिहेवियर हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव कैसा है कि कोई इमोशनल है, सोशल है, बिहेवियर फंक्शनिंग पे वर्क किया जा रहा है, वहीं पर फंक्शनल है तो उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या करने के लिए वो सक्षम है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं उसको, उसकी क्या क्या नीड्स हैं। तो इस तरह से सब क्लियर करके चलो अपने माइंड में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन फंक्शनल असेसमेंट है जो यूज किए जाते हैं फॉर द फंक्शनल असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी। तो ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम GMFCS का यूज़ किया जाता है, मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, पेडियाट्रिक इवेल्युएशन ऑफ डिसेबिलिटी इन्वेंटरी, ब्रूनिक्स ऑस्ट्रेटस्काय टेस्ट ऑफ मोटर प्रोफिशिएंसी, वेनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, स्कूल फंक्शनल असेसमेंट। तो ये सारे हमारे फंक्शनल असेसमेंट्स हैं जो CP चाइल्ड को असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमें बात करनी है एजुकेशनल असेसमेंट्स की। तो एजुकेशनल असेसमेंट्स फॉर चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी आर क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर लर्निंग नीड्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, लर्निंग नीड्स, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है एंड द चैलेंजेस। These assessments help educators, parents and support professional trainer educational strategies to meet child's unique requirements। ये हेल्प करता है पेरेंट्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, बाकी के प्रोफेशनल्स को जो बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, टू मीट चाइल्ड्स यूनिक नीड्स, बच्चे की यूनिक नीड्स को कोप करने के लिए। देयर आर मैनी की कॉम्पोनेंट्स, इसमें भी हम कुछ कॉम्पोनेंट्स और टूल्स की बात कर लेते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी। तो वो कॉम्पोनेंट्स और की कॉम्पोनेंट्स और टूल कौन कौन से हैं, एजुकेशनल हिस्ट्री रिव्यू, देन करिकुलम बेस्ड असेसमेंट्स, एडेप्टिव फंक्शनिंग असेसमेंट्स, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, असिस्टिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी असेसमेंट्स, ट्रांजिशन प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट्स। तो ये सारे की कंपोनेंट्स और कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे का एजुकेशनल असेसमेंट करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे इकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ। तो इकोलॉजिकल असेसमेंट इन्वॉल्व्स एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल असेसमेंट में हम देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है। इकोलॉजिकल वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा।
सॉरी कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें हम एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को देखते हैं। व्हेन अप्लाइड टू अ चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी, एन इकोलॉजिकल असेसमेंट एम्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड कंडीशन ऑन देयर डेली लाइफ अक्रॉस वेरियस इन्वायरमेंट्स। इसका एम होता है बच्चे की कंडीशन को समझना, उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो उसके इन्वायरमेंट से प्रभावित हो रही है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट कंसिडर्ड द, अब इस असेसमेंट में क्या क्या कंसीडर किया जाता है? बच्चे की फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स सराउंडिंग। बच्चे की सराउंडिंग का फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना। फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल, फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल, फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स सराउंडिंग्स। हियर आर की कंपोनेंट्स। इसमें भी हम कुछ की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक सीपी चाइल्ड के इकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। तो की कंपोनेंट्स है कुछ: होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चरल कंसिडरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन एंड लीजर, कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड सपोर्ट सिस्टम्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। काफ़ी ईजी वर्ड्स हैं, एकदम अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने कुछ की कंपोनेंट्स की बात कर ली जो बच्चे के इकोलॉजिकल असेसमेंट करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे 3.2 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम मूव करते हैं 3.3 की तरफ। अब इसमें असेसमेंट ऑफ एसोसिएटिव कंडीशंस के बारे में पढ़ना है हमें, जिसमें फीडिंग एंड स्वेलोइंग, पुअर इनएडुकेट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, विजन लॉस, हियरिंग लॉस, एपिलेप्टिक सीजर्स। तो ये सारी चीज़ें कोर्स नंबर 2 में, जैसे आप स्क्रीन की तरफ देखो तो मैंने लिखा है यहाँ पे इसीलिए नोट्स बनाते टाइम कि एक्सप्लेन्ड इन कोर्स 2 इन डिटेल, कि यही सीपी के साथ रिलेट करते हुए उसको फीडिंग एंड स्वेलोइंग। याद है जो मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे के जॉ में दिक्कत रहती है, वो अच्छे से खाना च्यू नहीं कर पाता है। जॉ में दिक्कत रहती है तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, अच्छे से खाना चबा नहीं पाता तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने आपको सीपी के मिथ्स बताए थे कि ज़रूरी नहीं बच्चा आईडीडी हो, मगर हो भी सकता है, हम वो कंडीशन को लेके भी पढ़ेंगे। और उसको विजन का, हियरिंग का क्या प्रॉब्लम रहता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ क्यों रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जॉ में दिक्कत रहेगी बच्चे को, सपोज जॉ में उसको स्टिफनेस है। सेरिब्रल पाल्सी के टाइप्स जब करवाए थे तब बताया था ना कि स्टिफनेस है या फिर ओवर फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पैस्टिसिटी है। तो ये सब कुछ बहुत डिटेल में 3.3 पूरा डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है कोर्स नंबर 2 में। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इसलिए मैंने इधर नोट्स में लिखा है एक्सप्लेन्ड इन कोर्स नंबर 2 इन डिटेल, ताकि वही सारी चीज़ें मैं रिपीट करूँ उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से सारे कोर्सेज देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कोर्स नंबर 2 में मैंने मेंशन किया है। अगर नहीं भी देखा कोई बात नहीं, मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपका ये टॉपिक भी छूटेगा नहीं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख लेना। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन उस वाली वीडियो में है, इसलिए मैं इस वाले में नहीं कराऊंगी। तो वही सेम चीज़ रिपीट कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, खाम में क्यों वीडियो इतना लंबा करना जब वो चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन है। बाकी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक मैं दे दूंगी, डोंट वरी। तो अब हम चलते हैं 3.4 की तरफ। 3.4 में हमें करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है। पहले सेरिब्रल पाल्सी को मस्कुलर डायस्ट्रोफी पे, आप अपने सिलेबस में 3.4 अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है हेडिंग में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मस्कुलर डायस्ट्रोफी, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है सीपी को मस्कुलर डायस्ट्रोफी पे, देन सीपी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से, देन सीपी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। ये तीनों हमें डिफरेंशिएशन इसमें पढ़ने हैं, तीनों को डिफरेंशिएट करना है इन अगेंस्ट ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। तो हम तीनों के डिफरेंशिएशन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सेरिब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। इनका अगर हम डिफरेंशिएशन समझे तो कॉजेस के बेस पे करते हैं। सबसे पहले सेरिब्रल पाल्सी इज ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू द डेवलपिंग ऑफ द ब्रेन। ये किस वजह से होता है, इसका कॉज क्या है, ड्यू टू द डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन।
द डैमेज कैन बी ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, और ये जो ब्रेन को डैमेज है ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि प्रीनेटल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन है, या फिर ब्रेन इंजरी है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पैदा होते हुए डिलीवरी के टाइम पे उसे कोई ब्रेन इंजरी हो गई। अब यहीं पे हम मस्कुलर डायसोट्रॉफी के कॉज की बात कर ले अगर, तो मस्कुलर डायसोट्रॉफी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेसिंग एंड डिजेनरेशन। ये प्रोग्रेसिव यानी कि टाइम के साथ और वर्सन होता रहता है, और इसमें होता है हमारी मसल वीकनेसेस, हमारी मसल वीक होती रहती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशंस, ये किस वजह से होता है? जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो अफेक्ट करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन को, जो मसल्स और मसल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने कॉजेज़ के बेस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन के बेसिस पे। सेरेब्रल पाल्सी का देखते हैं तो इट इज़ टिपिकली डायग्नोस्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, ये से अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोस्ट कर लिया जाता है बाय द एज ऑफ 2 and 3। इट इज़ रिलेटेड टू अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट वाइल द ब्रेन इंजरी कॉजिंग CP इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है, ये टाइम के साथ और ख़राब नहीं होती है। फंक्शनल लिमिटेशंस एंड एसोसिएटिव सिम्टम्स में चेंज ओवर टाइम, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस और सिम्टम्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अब इसका कुछ मैं और एक्सप्लेन करूँ तो बच्चे को CP है तो वो CP की कंडीशन और ज़्यादा वर्स नहीं होती है टाइम के साथ, बट अगर सपोज उसकी मसल में स्पैस्टिसिटी है, इधर रिस्ट में स्पैस्टिसिटी है, और अगर हम उसको फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, OT प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसकी मसल ऐसे रहती है, अगर हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो अगर हम अपने हाथ से मूव करेंगे तो उसकी मसल मूव कर पाएगी, बट अगर हम उसको कोई थेरेपी या OT प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो उसकी मसल यहीं पे ऐसे स्टिफ हो जाएगी हमेशा के लिए, कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी उसकी मसल को मूव करने की कोशिश करेंगे तो भी उसकी मसल मूव नहीं हो पाएगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलर डायसोट्रॉफी की तरफ, जिसमें हमें देखना है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है या प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि टाइम के साथ और वर्स होता रहता है, मीनिंग दैट मसल वीकनेसेस एंड डिजेनरेशन ऑफ वर्सन ओवर टाइम। मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ साथ और ख़राब होता रहता है, मसल और ज़्यादा वीक होती रहेगी, जैसे जैसे टाइम जाएगा बच्चे की एज बढ़ेगी मसल और वीक होती रहेगी। द एज ऑफ ऑनसेट एंड द रेट ऑफ प्रोग्रेशन कैन The age of onset and the rate of progression can vary depending on a specific type of muscular dystrophy। जो ऑनसेट और रेट ऑफ प्रोग्रेशन है ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे को मस्कुलर डायसोट्रॉफी का कौन सा टाइप है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अफेक्टेड सिस्टम के बेसिस पे। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले सेरिब्रल पाल्सी की। सेरिब्रल पाल्सी प्राइमरी अफेक्ट्स मोटर स्किल्स, हमारी मोटर स्किल्स को अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है एंड पोस्चर को अफेक्ट करता है। ये सेरिब्रल पाल्सी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हमने कोर्स नंबर 2 में पढ़ी हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये वाले टॉपिक्स बहुत आसान लग रहे होंगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है लग रहा होगा आपको। उधर भी हमने यही पढ़ा था कि CP अफेक्ट करता है हमारे कोऑर्डिनेशन को, पोस्चर को और मोटर स्किल्स को। द रेंज एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम कैन वेरी वाइडली, इसकी जो रेंज होती है माइल्ड, मॉडरेट, या फिर कौन सा टाइप है, अफेक्टेड लिम्स है, मेडिकल करेक्टरिस्टिक्स है, स्पास्टिसिटी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंडिविजुअल विद CP में हैव चैलेंजेस विद मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। जिस भी इंडिविजुअल को CP है वो परेशानी फेस करता है अपनी मूवमेंट और मसल कंट्रोल से रिलेटेड। यहीं पर अगर हम मस्कुलर डायसोट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो ये क्या क्या अफेक्ट करता है। इट प्राइमरी अफेक्ट्स द मसल देमसेल्व्स, ये मसल्स को अफेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर डायसोट्रॉफी कैन हैव वेरिंग अफेक्ट, जो अलग अलग टाइप ऑफ मस्कुलर डायसोट्रॉफी होता है ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है हमारी मसल ग्रुप को, जो रिजल्ट होता है हमारी मसल वीकनेसेस का, जिसकी वजह से हमारी मोटर स्किल्स और सम अदर केसेस जैसे कि रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बेसिस की बात कर लेते हैं। तो हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस से रिलेटेड। सेरिब्रल पाल्सी इज़ नॉट टिपिकली इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होता है। इट इज़ ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ नॉन जेनेटिक फैक्टर्स,
ये नॉन जेनेटिक फैक्टर्स होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारे मम्मी पापा में से किसी को था तो इसलिए हमें हो गया, या फिर दादा दादी नाना नानी में से किसी को था इसलिए हमें हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सच एज प्रीनेटल ब्रेन इंजरी, इसका कॉज होता है कि बच्चे को प्रीनेटल ब्रेन इंजरी हो जाए। वाइल सम केसेस में हैव अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स, द मेजर आर नॉन जेनेटिक इन नेचर। अगर हम वहीं कुछ एक्सेप्शंस की बात कर ले तो कुछ में जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बट मोस्टली मेजॉरिटी की बात करें तो नॉन जेनेटिक ही रहता है ये नेचर में। अब मस्कुलर डायसोट्रॉफी का देख ले तो मोस्ट टाइप ऑफ मस्कुलर डायसोट्रॉफी हैव अ जेनेटिक बेसिस। ये जेनेटिक होता है एंड कैन बी इनहेरिटेड रहता है, यानी कि हो सकता है कि हमारे पीछे की जनरेशन में से किसी को ये डिसेबिलिटी हो, इसीलिए हमें ट्रांसफ़र हुई हो वो जेनेटिकली। इन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव and X-linked रिसेसिव मैनर, इन सम केसेस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैन ऑल्सो लीड टू MD। कुछ केसेस में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी रीज़न होता है जिसकी वजह से मस्कुलर डायसोट्रॉफी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में। ट्रीटमेंट अप्रोचेस, तो अगर इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CP का कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ CP फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे हम लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चे को OT प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको रिस्ट वाला एग्जाम्पल दिया कि चलो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं मूव कर रहा, बट हम एक्सटर्नल हेल्प देकर तो मूव कर पाएँ कम से कम, तो हम उसको OT, फिजिकल थेरेपी सब प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस में इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी विच इज़ OT, मैं जो बोल रही हूँ इतनी देर से, स्पीच थेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस एंड समटाइम्स सर्जिकल इंटरवेंशंस टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज। इसमें स्पीच थेरेपी भी दी जाती है, असिस्टिव डिवाइसेस का भी यूज़ करवाया जाता है, और कुछ केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं जो हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। अब हम यहीं पे मस्कुलर डायसोट्रॉफी की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट अप्रोचेस रहते हैं। देन मस्कुलर डायसोट्रॉफी, वाइल देयर इज़ अ नो क्योर, इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ट्रीटमेंट एम्स, फिर भी जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका एम होता है टू मैनेज सिम्टम्स को मैनेज करना, प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है, एंड एड्रेस कॉम्प्लिकेशंस, और उसके कॉम्प्लिकेशंस को जानना पहचानना, उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट देना। जैसे कि अगर उसकी लेग की मसल वीकनिंग बहुत ज़्यादा है तो हम उसको व्हीलचेयर प्रोवाइड कर सकते हैं कि कम से कम उसके हाथ में अभी जितनी शक्ति है वो उसका यूज़ करके इंडिपेंडेंटली अपना ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का टास्क कर सके। मतलब उसको जो भी कंडीशन है, जिस भी सीवियरिटी तक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम उसको क्या मतलब कह लो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी, असिस्टेड डिवाइसेस एंड ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशंस कुछ पार्ट होते हैं इसके मैनेजमेंट प्लान का। तो इसी के साथ हमारा सेरिब्रल पाल्सी एंड मस्कुलर डायसोट्रॉफी का डिफ्रेंसिएशन ख़त्म होता है। अलग अलग बेसिस पे मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताया, जो थे हमारे एक डिफ्रेंसिएशन on the basis of cause, then on the basis of onset of progression, then affected systems, inheritance, treatment approaches तक। ये सारे थे हमारे। अब मैं इन सब के बेसिस पे आपको ये सारा मैं रब कर रही हूँ स्क्रीन से, हर बेसिस पे जो भी हमने डिफ्रेंसिएशन किया उसका चाहे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट में ये सब हटा दूँ पहले कि आप बाद में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो इस डिफ्रेंसिएशन को। कॉजेस के बेसिस पे सेरिब्रल पाल्सी और मस्कुलर डायसोट्रॉफी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। नेक्स्ट ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन के बेसिस पे, एक सेकेंड, इतना ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट अफेक्टेड सिस्टम के बेसिस पे, इनहेरिटेंस के बेसिस पे,
एंड लास्ट, ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बेसिस पे। इसका हेडिंग आएगा नहीं एक पेज पे, तो ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बेसिस पे। ठीक है, आई होप आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट या जो भी आपको अपने इन फ्यूचर जैसे भी प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हमने मस्कुलर डायस्ट्रोफी के साथ डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया है। अब हम आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सीपी में हमें डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। तो अब हमने सीपी का पढ़ लिया है, सीपी के वही पॉइंट्स रहेंगे, सीपी में क्या क्या दिक्कत रहती हैं, उसके क्या क्या कॉज रहते हैं, उसका एज ऑफ ऑनसेट क्या है, उसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या हैं, अफेक्टेड सिस्टम क्या है। सीपी का सब सेम रहेगा। आपको पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का। अब हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि सीपी का वही रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो सीपी के कॉजेज और ऑनसेट, नेचर ऑफ इंजरी, प्रोग्रेशन, अभी पढ़ा ना कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट अप्रोचेस सब सेम है, सब सेम है। आप चाहे से पोज करके पढ़ सकते हो, सीपी का हर पॉइंट सेम है। तो हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्या क्या कॉज रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा की वजह से हो सकता है टू द स्पाइनल कॉर्ड, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, जैसे कोई गिर गया या फिर कार क्रैश हो गई है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, स्पोर्ट खेलते टाइम उसको फिजिकल इंजरी हो गया जिसकी वजह से उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द डिजीज़, किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती हो। अनलाइक सीपी, SCI इज एन एक्वायर्ड कंडीशन दैट अफेक्ट्स आफ्टर बर्थ, और ये कुछ कंडीशन होती है जो बर्थ के बाद अफेक्ट करती हैं। तो साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, फिर नहीं तो बाद में हमें ना आना पड़े वापस इसी पेज पे। सेरिब्रल पाल्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑनसेट पे, इसका भी स्क्रीनशॉट अभी ले लो। तो हमने सेरिब्रल पाल्सी का ऑनसेट देख लिया था कि एज ऑफ 2 या 3 तक में होता है, ड्यू टू द एबनॉर्मल या फिर डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन की वजह से होता है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का देख लेते हैं। इट इज़ टिपिकली अ सडन एंड ट्रॉमेटिक इवेंट, ये किसी भी सडन एकदम से हो जाता है या फिर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी एज में हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो सीनियर सिटीजन हो या फिर टीन एज हो, एडल्ट हो। द एज ऑफ ऑनसेट इज इमीडिएट, उसी टाइम पे हो जाता है, जो रिजल्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंसिडेंट, जो रिजल्ट होता है किसी भी इंसिडेंट का जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेचर ऑफ इंजरी पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो सेरिब्रल पाल्सी का हमने नेचर ऑफ इंजरी पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पढ़े, तो इट इन्वॉल्व्स डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होता है, डिसरप्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है इसकी वजह से ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। द अफेक्ट्स कैन वेरी वाइडली, इसके अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, जो डिपेंड करता है लोकेशन एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। अब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है पीछे होती है, अब वो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे इंजरी आई है और किस हद तक इंजरी आई है, ये अफेक्ट करता है कि उससे उस इंडिविजुअल को कितना फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन रिजल्ट इन पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इससे हमारी सेंसरी और मोटर फंक्शन पूरी हद तक भी जा सकती है एज पर द लेवल ऑफ द इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रेशन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो प्रोग्रेशन सेरिब्रल पाल्सी, द ब्रेन इंजरी क्रिएटिंग सेरिब्रल पाल्सी इज नॉन प्रोग्रेसिव। सेरिब्रल पाल्सी का तो हमने पढ़ लिया कि नॉन प्रोग्रेसिव होती है, टाइम के साथ और वर्सन नहीं होती है, बट हाँ उसको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी विच इज OT प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं।
हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ आते हैं। द इनिशियल ट्रॉमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज ऑफ्टन फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रिकवरी, बट द डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड इज जनरली परमानेंट। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, जैसे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको टाइम के साथ रिकवर किया जाता है, मगर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ या फिर कभी कभार ऐसी इंजरी आ जाती है जो परमानेंट हो जाती है। होता है ना, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम बेड रेस्टिंग पे चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो 5-6 महीने बेड रेस्टिंग पे जाके अपना बैक टू डेली लाइफ आ सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसका किस हद तक इंजरी हुई है। एनी चेंजेस इन फंक्शन आफ्टर द इंजरी आर टिपिकली रिलेटेड टू द रिहेबिलिटेशन इफेक्ट्स रेदर देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी एकदम से रिकवरी नहीं हो जाती कि हाँ भाई पट्टी वट्टी बांध दी रिकवरी हो गई, नहीं। रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स यानी कि थेरेपीज प्रोवाइड करना, असिस्टिव एडेप्टिव टूल्स प्रोवाइड करना, ये सब हमारा रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स में आता है। तो ये बहुत पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे उसको रिकवर करवाना। स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट अप्रोचेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ट्रीटमेंट अप्रोचेज में सेरेब्रल पाल्सी हम पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एक्यूट मेडिकल केयर टू स्टेबलाइज द इंडिविजुअल। इसमें मेडिकल केयर लगती है ऑफकोर्स इंडिविजुअल को स्टेबलाइज करने में। आप इमेजिन भी कर सकते हो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, अपनी इमेजिनेशन से भी इतना आप आइडिया लगा सकते हो। फॉलोड बाय द रिहेबिलिटेशन टू मैक्सिमाइज द इंडिपेंडेंस। रिहेबिलिटेशन यानी उसको थेरेपीज, डिवाइसेस, टूल्स, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को मैक्सिमाइज किया जा सके। वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी तो खुद कर पाए, एडीएल तो खुद कर पाए, ड्रेसिंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, ईटिंग, ये सब तो एक्टिविटीज़ कर पाए एटलीस्ट पर्सन। तो इस पे मेन फोकस किया जाता है टू मेक देम independent in their activities of daily living with the help of rehabilitation care and functions। interventions में include, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द सेरेब्रल पाल्सी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेरेब्रल पाल्सी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ। सेरेब्रल पाल्सी का हम पढ़ चुके हैं, हम इसमें पढ़ना सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। तो कॉजेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। रुको मैं इसका ये हटा देती हूँ। देखो अब कॉजेज हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी पढ़ चुके हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर कॉग्निशियल कंडीशन, ये कॉग्निशियल कंडीशन होती है कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ये एक कॉग्निशियल कंडीशन होती है जो होती है इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब, यानी जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है इस तरह से वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है, इनकम्प्लीट क्लोजर रह जाता है उसमें। द फेलियर ऑफ द क्लोजर कैन लीड टू द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज। उसका पूरा न्यूरल ट्यूब का क्लोजर नहीं हो पाता है जो अफेक्ट करता है उसके एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्लूड जेनेटिक फैक्टर्स। इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलरली फॉलिक एसिड, या फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अफेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अफेक्टेड स्ट्रक्चर में हम सीधा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ आते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन्वॉल्व malformations in the neural tube which can affect the spinal cord, spina bifida or the brain anencephaly। स्पाइना बिफिदा कैन रिजल्ट इन मोटर एंड सेंसरी इश्यूज, मेनली हमारे मोटर और सेंसरी इश्यूज होते हैं इन लोअर एक्सट्रीमीज, वाइल एसिफली इज अ सीवियर कंडीशन इन्वॉल्विंग इनकम्प्लीट ब्रेन डेवलपमेंट। तो इसमें हमने देखा कि हमारे न्यूरल ट्यूब में मालफॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल कोड जिसमें स्पाइना बिफिदा वाला पार्ट और ब्रेन में जिसमें एंसेफेली वाला पार्ट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑनसेट एंड डायग्नोसिस का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो
सीधा आते हैं हम सेरिब्रल पाल्सी की, सेरिब्रल पाल्सी हो गया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ हम आते हैं सीधा। एनडीटीज आर टिपिकली डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है थ्रू इमेजिंग स्टडीज सच एज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। इन सम केसेस दे मे बी डायग्नोस्ड आफ्टर बर्थ इफ फिजिकल साइंस आर एविडेंट, कुछ कुछ केसेस में इसे बर्थ के बाद, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, इसे प्रेगनेंसी के टाइम पे डायग्नोस किया जाता है, मगर कुछ कुछ केसेस में बर्थ के बाद भी डायग्नोस किया जाता है अगर वो कुछ ऐसा फिजिकल साइन दिखा रहा है तो। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेचर ऑफ द कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हमने सेरिब्रल पाल्सी का हम कर चुके हैं, तो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ जंप करते हैं। द सीवियरिटी एंड द प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन वेरी, इसकी जो सीवियरिटी होती है और जो प्रोग्रेशन होता है ये वेरी करता है। सम फॉर्म ऑफ एनडीटी में रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया एनडीटी काफ़ी वेरी करता है, वहीं पे कुछ फॉर्म्स होते हैं एनडीटी की जो हमें परमानेंट डिसेबिलिटी भी देख के जा सकती है, रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी। और वहीं पे कुछ और होती हैं जिसमें लेस सीवियरिटी रहती है, जो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, ज़्यादा सीरियस नहीं होती, जिसे हम मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आएंगे हमारे प्रिवेंशन की तरफ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं एक स्क्रीन में कर देती हूँ। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम प्रिवेंशन में बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। It is a folic acid supplementative before and during early pregnancy. It is known as preventive measures for the certain neural tube defects. Adequate maternal nutrition, especially in terms of folic acid intake, is crucial for reducing the risk of neural tube defects. यानी कि ये बिफोर एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिक एसिड का अगर हम इंटेक कम करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। और इसका रिस्क कम करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का रिस्क कम करने के लिए हमें इनफ मात्रा में फॉलिक एसिड का इंटेक करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट अप्रोचेस की तरफ। इसमें भी अब आपका एक स्क्रीन में शो हो जाएगा, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस में बात कर लेते हैं। हमने सेरिब्रल पाल्सी का हम पढ़ चुके हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। तो ट्रीटमेंट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टाइप एंड सीवियरिटी। इसमें हमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और कितनी लेवल की सीवियरिटी तक है। इट में इन्वॉल्व सर्जिकल इंटरवेंशन भी हम कर सकते हैं टू एड्रेस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मालफॉर्मेशंस। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मालफॉर्मेशंस को उस पर काम करने के लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशंस का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर सपोर्टिव केयर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर मेडिकल मैनेजमेंट, यानी हम मेडिकली पर्सपेक्टिव से उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डिफ्रेंसिएशन ख़त्म होता है। हमने सीपी को मस्कुलर डायसोट्रॉफी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड न्यूरल ट्यूब डिफिसिट्स तीनों के साथ पढ़ लिया है, एंड यहीं पे हमारा 3.4 भी कंप्लीट होता है। अब हमें शुरुआत करनी है 3.5 की, जिसमें हमें पढ़ना है असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इन टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन से। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का, इसे भी हम पॉइंट्स में लेके चलेंगे। जैसे हम पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, हम पॉइंट वाइज समझते हुए चलेंगे। तो असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस होता है क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यू एम टू अचीव, कि आप उसमें वो चीज़ें मेंशन करते हो। डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम अपने गोल्स को, हमारी अचीवमेंट्स को, या फिर हम जो भी एक लेवल को अचीव करना चाहते हैं वो हम उसमें मेंशन करते हैं, अपना एम उसमें लिखते हैं। नेक्स्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। उसमें हम पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें तो हम उसमें किसी इंडिविजुअल की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड एनी रिलेटेड कॉन्टेक्सचुअल डिटेल्स। सारी डिटेल्स हम उसमें मेंशन करते हैं, वेदर इट इज़ डेमोग्राफिकली और मेडिकल हिस्ट्री और एनीथिंग एल्स। क्या बच्चा कोई थेरेपी ले रहा है, या फिर उसकी कोई मेडिटेशन चलती है, कोई दवाइयाँ ले रहा है, वेदर इट इज़ होम्योपैथी और एलोपैथी, कुछ भी वो कंज्यूम कर रहा है या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। आगे हम चलते हैं
Assessment tools used, specify the assessment tools, test or the methods employed during the evaluation. हम उसमें असेसमेंट टूल्स को, टेस्ट को और मेथड्स को मेंशन करते हैं जो इवेल्यूशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है. इसके बाद हम आगे देखें तो प्रोसीजर. डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर्स फॉलोड ड्यूरिंग द असेसमेंट. हम डॉक्यूमेंट यानी कि लिखते हैं पूरे प्रोसीजर को जो असेसमेंट के टाइम पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सारे स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स भी मेंशन्ड होते हैं, यानी रूल्स क्या हैं, उसमें एक्सेप्शंस क्या हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने कैसे कैसे काम किया, सारी चीज़ें पूरा प्रोसीजर हम मेंशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन मेंशन करते हैं कि हमने बच्चे में क्या ऑब्जर्व किया. रिकॉर्ड की ऑब्जर्वेशंस की मेन क्या क्या पॉइंट्स थे मेड ड्यूरिंग द असेसमेंट. असेसमेंट जब हम कर रहे थे उस टाइम पे इन्वॉल्विंग बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज एंड इंटरेक्शन, जिसमें हम बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज और इंटरेक्शन तीनों को मेंशन करते हैं. नेक्स्ट डाटा कलेक्शन. डॉक्यूमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोग्रेस. असेसमेंट प्रोसेस के टाइम पे हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डाटा, दोनों तरह का डाटा रिकॉर्ड करना होता है. डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ही इसलिए किया जाता है ताकि हम डाटा कलेक्शन अच्छे से कर सकें. तो इसमें हमने असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है. इसके बाद हमारा आता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग. तो पहले इंटरप्रिटेशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें होता है पहला पॉइंट डाटा एनालिसिस. एनालाइज द असेसमेंट डाटा. अब हमने ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उस डाटा को एनालाइज करें. सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स. हम पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि बच्चा किस तरह से वर्क करता है, उसका काम करने का पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या है, एंड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. और जो भी नेसेसरी या फिर जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए चले. नेक्स्ट कंपैरिजन. कंपेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और द आउटकम अगेंस्ट द नॉर्म्स, बेंचमार्क्स एंड क्राइटेरिया. फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है, कितने लेवल पे है, और जो वो वर्क कर रहा है वो किस लेवल पे है, कितनी उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर वो कितनी स्मूथली कर पा रहा है, उसकी इंटेंशन कितनी है, उसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. सारी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं उसकी डिसेबिलिटी से या फिर उसकी कंडीशन से, उसकी जो नॉर्म्स है, बेंचमार्क्स है, या उसका जो भी क्राइटेरिया है पूरी डिसेबिलिटी का, उस सब से. अब हम आगे चलते हैं. क्लिनिकल जजमेंट. अब हमने असेस कर लिया, उसके बाद हम जजमेंट करते हैं. अप्लाई क्लिनिकल जजमेंट. क्लिनिकल जजमेंट करते हैं हम टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट्स. असेसमेंट के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिक सर्कमस्टांसेस. अब हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, उसकी डिसेबिलिटी उस पर उस तरह से वर्क डालती है, तो हम हर इंडिविजुअल की यूनिक सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमें सारे इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट यानी इकट्ठा करना चाहिए अलग अलग सोर्सेज से, कंसिडरिंग बोथ चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ. उसमें उसकी चैलेंजेस और स्ट्रेंथ दोनों को लिखना चाहिए. अब रिसोर्सेज क्या क्या होगी, जैसे हमने पेरेंट्स से पूछ लिया, हमने उसका असेसमेंट टेस्ट ले लिया, हमने ऊपर पढ़े थे ना, इकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फंक्शनल असेसमेंट टेस्ट, बिहेवियर असेसमेंट टेस्ट, इन सब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसका मेडिकल बैकग्राउंड देखा. तो सारी रिसोर्सेज को हम इंटीग्रेट करते हैं और उसमें उसको स्ट्रेंथ और चैलेंजेस, ये नहीं हम सिर्फ बच्चे जो अच्छा काम कर रहा है वही लिखे जा रहे हैं, वही सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, नहीं, जो वो दिक्कतें फेस कर रहा है और जिस चीज़ में वो अच्छा है, दोनों चीज़ों को हम मेंशन करते हैं. तो इसी के साथ हमारा इंटरप्रिटेशन ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ. रिपोर्ट राइटिंग में पहला होता है फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर. अब रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट रहता है हमेशा. फॉलो अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर द रिपोर्ट. हमें हमेशा एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में ही रिपोर्ट को रेडी करना चाहिए, जिसमें सेक्शंस इंक्लूड होते हैं इंट्रोडक्शन के. रिपोर्ट की शुरुआत कैसे करते हैं हम, कि हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड, कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है. उसके बाद असेसमेंट मेथड्स, हमने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए. उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आया. उसके बाद हम इंटरप्रिटेट क्या किया हमने. उसके बाद हमारी रिकमेंडेशंस क्या है, क्या कि बच्चे के साथ आपको कैसे कैसे डील करना चाहिए, उसे कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा टूल प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है, कौन सी थेरेपीज़ की ज़रूरत है उसको. ये सारी चीज़ें हम रिकमेंड करेंगे. और लास्ट में कंक्लूजन. तो ये पूरा फॉर्मेट होता है एक रिपोर्ट का, कि सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है. इसको मैं इरेज कर देती हूँ. और अब मैं जो हाईलाइट करूँगी फॉर्मेट से रिलेटेड, वो आप देखना कि ये
इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड असेसमेंट मेथड्स, रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन, रिकमेंडेशन एंड इंक्लूजन। तो ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है ये इसका रहता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, फिर ये। तो इसी लाइन वाइज में हम रिपोर्ट राइटिंग का हमारा स्ट्रक्चर रहता है। मैंने हाईलाइट कर दिया येलो में ताकि आप इसको नोट कर लो, अभी वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, फॉर्मेट बना लो रिपोर्ट का। क्योंकि अगर रिपोर्ट राइटिंग से आ गया क्वेश्चन तो आप ऐसे करके एक रफ सी रिपोर्ट भी बना के आ सकते हो। आपका पेज भी कंज्यूम हो जाएगा, आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को पकड़ते हुए चलो। जब मैं करवा रही हूँ, मैंने नोट्स में लिख रखा है, तो आपको एक बार ग्रैब करने में तो आपका ही फायदा है ना कि आप लिखोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सोचो एक बच्चा रिपोर्ट राइटिंग में पैराग्राफ लिख के आ रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग में हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, और वहीं पे एक आप जो सीरियल ऐसे लिख रहे हो कि फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक तो आप ये पॉइंट्स लिख रहे हो, फिर इन पॉइंट्स में भी नीचे सब पॉइंट्स लिख रहे हो कि ये सीरियल नंबर रहता है। फिर उसके बाद एक रफ सी ऐसे बॉक्स बना के ऊपर रिपोर्ट हेडिंग डाल के और रफ सा उसमें लिख के दे रहे हो कि चलो इंट्रोडक्शन में नेम, एज, सेक्स, फादर, मदर नेम, ये सब हो गया। तो अपना आंसर को ऐसा बनाओ कि चेकर देखते ही बस मार्क्स दे दे। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निक्स पे काम करो, स्मार्ट वर्क चलता है आजकल। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, यूज़ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, हमेशा क्लियर और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करो। अवॉइडिंग जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, ज़्यादा एडवांस या फिर ज़्यादा नहीं होता फ्रैंकली इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ ना करो। दे मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द रीडर, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो रीडर को समझ में ना आए। जैसे हम क्या लिखते हैं, एज सुन एज पॉसिबल को ASAP। ऐसा आप रिपोर्ट में नहीं लिखना कि कॉन्क्लूजन में आपने लिख दिया कि हम बच्चे की फाइन मोटर्स वर्क करेंगी, फाइन मोटर्स डेवलप होंगी ASAP। नहीं, रीडर को क्या पता है ASAP क्या होता है, वो तो आप एडवांस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज, तो आपने ASAP लिख दिया। तो ऐसी टेक्निकल टर्म्स या फिर अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज वहाँ रिपोर्ट में मत लिखना। ऐसा भी आ सकता है कि रिपोर्ट रफ रिपोर्ट बनाओ बच्चे की, तो वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज लिखना कि एज सून एज पॉसिबल, इस तरह से कि रीडर को हर चीज़ समझ में आए और वो एक नॉर्मल भाषा हो। नेक्स्ट, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, provide a concise summary of key findings, highlight both strength and their areas of improvement। अब हम एक समरी प्रिपेयर कर देते हैं लास्ट में, जिसमें हम बच्चे की स्ट्रेंथ और हमें जिस जिस एरिया पे वर्क करना है इम्प्रूवमेंट के लिए वो मेंशन करते हैं। हम उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने की है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं समरी ऑफ फाइंडिंग्स के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीकेशंस, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें बच्चे पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। तो डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द असेसमेंट रिजल्ट्स ऑन द इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग, वेलबिंग और एजुकेशन प्रोसेसेस। अपनी सारी इम्प्लीकेशंस, हमें बच्चे के साथ क्या क्या डील करना है, उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना चाहिए ताकि वो बच्चे की फंक्शनिंग में, वेलबिंग में और एजुकेशनल प्रोग्रेस में हेल्प करे। नेक्स्ट हम आते हैं रिकमेंडेशंस पे। ऑफर प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस, हमें हमेशा एक्शनेबल और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये नहीं हम बच्चे को थियोरेटिकल चीज़ें दे रहे हैं कि तू ये पढ़ ले, समझ ले, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो कि हम बच्चे को वो टास्क करवाएं, उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रखें फॉर इंटरवेंशन, एकोमोडेशंस एंड फर्दर असेसमेंट। तो रिकमेंडेशन में यही है कि आप रिकमेंड करो प्रैक्टिकल और एक्शनेबल प्रैक्टिसेस को बच्चे की इंटरवेंशन, अकोमोडेशन और फर्दर असेसमेंट के लिए। आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो तो आप बैठ के क्वेश्चनिंग करने की जगह उससे कोई टास्क करवाओ, थ्रेड में बीट्स डलवाओ या फिर सैंड में से कॉइन ढूंढवाओ, जिससे आपको समझ आए कि बच्चे की फाइन मोटर्स कितनी वर्क कर रही है, ग्रोस मोटर कितनी वर्क कर रही है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप एक्टिविटीज़ कराओगे तो आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, एम्फेसाइज द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कभी बच्चे के साथ डील भी करोगे तो हमेशा ध्यान रखो कि बच्चे की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को लेके काम करो। उसकी सिर्फ कमियों को हाईलाइट मत करते रहो कि उसके अंदर ये कमी है, वो ये नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है। नहीं, जैसे हम सेरिब्रल पाल्सी की बात कर रहे हैं, हमारी यूनिट का नाम ही सेरिब्रल पाल्सी से है, तो हम समझ लेते हैं कि सपोज उसके राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा स्पैस्टिसिटी है, यानी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी फाइन मोटर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो हम कहेंगे कि इसका तो मोटर वर्क ही नहीं करता, इसका तो राइट हैंड वर्क ही नहीं करता, ये काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। इन सब कमियों को देखने की बजाय
कोशिश करो कि लेफ़्ट हैंड से हम उसे कितना इंडिपेंडेंट, कितना कैपेबल बना सकते हैं। तो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करो, उसके लेफ़्ट हैंड पे फोकस करो कि हम इस हैंड से उसको कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि वो अपनी एडियल एक्टिविटीज सारे अपने लेफ़्ट हैंड का मैक्सिमम सपोर्ट लेके कर सके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे। adhere to ethical standards and maintain confidentiality in the report respecting the individual's privacy। जैसे कि आपको पता है, हमने मूवीज़ में भी देखा है कई बार कि अगर कोई सेकंड पर्सन आके किसी और की रिपोर्ट मांग रहा है तो उसको नहीं दी जाती ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स। यानी कि हम किसी और की प्राइवेसी, किसी और की रिपोर्ट्स, किसी और की हेल्थ के बारे में या फिर कोई भी रिपोर्ट के बारे में किसी अननोन को या फिर जो उसके साथ नहीं आया उसको नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा पेपर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 4 की, और पेपर नंबर 3 की प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप अपनी सारी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।